जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों साइंस के हम लोग जो PYQ की सीरीज़ कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लेक्चर है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 431 से। ठीक है, कह रहा है कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है। व्हाट इज़ ट्रू फॉर कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, तो क्या सही होगा इसमें आपको बताना होगा। देखिए, पहली चीज़, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम ही यूज होगी फ्यूल के तौर पर, नहीं, ये गलत है, दोनों ही हो जाएगी। इन इट प्लूटोनियम कार्बाइड नेचुरल यूरेनियम कार्बन मिक्सचर आर यूज्ड एज फ्यूल, ये सही है। और 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इससे ज़्यादा, ये भी सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। अगला है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर इन कल्पक्कम। कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी वाटर, सी वाटर या मॉल्टन सोडियम। ठीक है, तो क्या यूज़ करा जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए मॉल्टन सोडियम यूज़ करते हैं हम लोग। क्या यूज़ करते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, शीतलक के तौर पर मॉल्टन सोडियम। ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या ऑर्डिनरी वाटर यानी साधारण जल। ठीक है, तो देखिए, हम लोग मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का। किसका यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? ग्रेफाइट, जो मॉडरेट रखता है ना। शीतलक के तौर पर इसमें द्रवित सोडियम यूज़ करते हैं कल्पक्कम में, नहीं तो हैवी वाटर भी यूज़ करा जाता है। अगला है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अभी देख लिया ना हमने, क्यों किया जाता है भाई ग्रेफाइट का उपयोग, मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। याद जरूर रखना, विमंदक की तरह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया ना, मॉडरेटर के तौर पर कौन यूज होता है। अब तो दिमाग में एकदम छिप गया होगा ग्रेफाइट पर। यहाँ क्या ग्रेफाइट ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, तो आप क्या करोगे, हैवी वाटर। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट ऑप्शन नहीं है तो हैवी वाटर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में तो बोथ कर देना। अ ब्रीडर रिएक्टर इज दैट विच डज नॉट रिक्वायर फिजनेबल मटेरियल एट ऑल, यूज ओनली हैवी वाटर, प्रोड्यूस मोर फिजनेबल मटेरियल दैट इट वन या नन ऑफ दी। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाया जाता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न। ठीक है, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। याद रखना, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करे और उतना ही जले। ठीक है, चलिए 437 देख लेते हैं। द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974। अब पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ था, उसका आधिकारिक कोड क्या था। स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुण या अग्नि परीक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था भाई, बिल्कुल इसका था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। तो ये भी बता सकते हो आप आराम से, पहला किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। किसने पहला कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज। 439 देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर इज, है ना, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था भारत में। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर कौन है, गति, धर्म, शक्ति या परम। तो कौन सा था ये, परम था, पता होगा आपको कौन था, परम। ठीक है, 440 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। परम पद्म, चिप्स या फ्लसलोवर मार्क्स या अनुपम। तो इसका सही आंसर होगा अनुपम। ठीक है, अनुपम हो जाएगा। 441,
कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्क? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर या परम 10,000 या IBM चिप्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर जो होगा। ये समझ लीजिए आप, जो मानव की मस्तिष्क है उससे भी ज़्यादा नकल करके उससे तीव्र गति से काम करेगा। 442 का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, ये आपको बताना है। Y2K कंप्यूटर है, गाठिया यूरिक एसिड है और जिसको आर्टिस्टिक बोलते हैं, और नॉइस पोल्यूशन डेसिबल में मेज़र करते हैं, और परम 1000 जो होता है पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। नहीं, तो परम 10,000 के ऊपर देखा ना हमने, क्वांटम कंप्यूटर। एक परम 10,000 क्या है? एक क्वांटम कंप्यूटर होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर होता है, माफ़ कीजिएगा, ये एक सुपर कंप्यूटर है ना। परम 10,000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ना कि क्वांटम। ठीक है, अगला है, निम्न लेज़र किस्मों में से कौन लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेज़र है यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर? डाई रंग लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, एक्साइमर लेज़र या गैस लेज़र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, 444 निम्न में से कौन सा WWW का सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब या वर्ल्ड वाइड वेब? ठीक है, तो पूछ सकता है ये सब कंप्यूटर के फॉर्म आपसे। वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए 445 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? WWW जो है इसका आविष्कारक किसको माना जाता है? तो टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। नाम याद रखना, डायरेक्ट टिम बर्नर्स ली। ठीक है, चलिए 446 देखते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती भाई? अनुमति किसकी देती है हमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल ओनली, लैंडलाइन फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीविजन कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट? ठीक है, तो यही तो होता है ना, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण ब्लूटूथ के माध्यम से। चलिए 447, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, ऑप्टिकल स्टोरेज या मॉडम? ठीक है, कौन नहीं है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय भंडारण, है ना, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये नहीं होगा। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम, ये सब आपका टर्मिनोलॉजी होती है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है ना, जो RO में भी पूछ लेता हूँ, पीछे में भी कंप्यूटर साइंस का जो मिक्सचर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। चलिए 448 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी? इनमें से कौन सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? लॉग इन, मॉडम, पासवर्ड या पिनाका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिनाका, पिनाका। ठीक है, पिनाका नहीं है। 449 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी? तो वही देखो, फिर से घुमा के पूछ रहा है ना उसी तरीके का प्रश्न, कि कौन सा फिनटेक जो होता है, मतलब प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। प्रोटोकॉल, लॉग इन, RC, तीनों ही सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला है कंप्यूटर वायरस। ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है एक फंगस, बैक्टीरियम, IC7344 या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? क्या होता है कंप्यूटर वायरस? ये होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, 451 कह रहा है कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है भाई? कंप्यूटर वायरस मीन्स एक नवीनतम वायरस, प्लेग वायरस या विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम या कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है, न्यू वायरस, प्लेग वायरस, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वायरस होता है एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, है ना, जो आपके कंप्यूटर डिवाइस को ख़राब कर देता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय बिट्स के द्वारा, ओह के द्वारा, एम्पियर के द्वारा या वोल्ट्स के द्वारा? तो कंप्यूटर की मेमोरी हम लोग किसके द्वारा देखते हैं? ये देखते हैं बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? ये समझो RO में भी पूछ चुका है एग्जाम में। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, एक बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला है 1 किलोबाइट किसके समान होता है? ये बताना है। 1000 बाइट, 1000 बिट्स, 1024 बाइट हो या 1000 सब? तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय टेप, डिस्क, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत डाटा स्टोर करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक टेप और डिस्क, दोनों ही। ठीक है, 456 कह रहा है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CPU ही नहीं होगा तो कैसे कंप्यूटर चलेगा ना, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है CPU। ठीक है, 457 देखिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब,
ट्रांजिस्टर, ऑप्टिकल फाइबर या इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो इसके लिए हो जाएगा आपका समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला देखते हैं, फ्रॉम विच मटेरियल आईसी चिप्स आर मेड ऑफ विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन, कॉपर, स्टील या प्लास्टिक। तो किससे बनाते हैं ये हम लोग? इसको बनाते हैं सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। 459 कह रहा है द डिवाइस बाय विच आर डाटा आर ट्रांसफर्ड बाय टेलीफोन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? मॉडम, एनालॉग, मॉनिटर या ओसीआर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडम। क्या हो जाएगा? मॉडम, ठीक है। 460 कह रहे हैं ना कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी आरओएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? रोम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी जो स्मृति होती है उसको क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रैम स्टैंड फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई कंप्यूटर में? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ये बताना है आपको। बेसिक, कोबोल, फोर्टोन या पास्कल। तो इसका सही आंसर है फोर्टोन। क्या हो जाएगा? फोर्टोन, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कुछ सवाल हैं आपके। अगला है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एरर इन कंप्यूटर डाटा। चिप, बाइट, बग या बिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बग, ठीक है। ये एरर को दिखाता है। सिम का स्वरूप क्या है भाई? फुल फॉर्म ऑफ सिम। ये एग्जाम में पीसेस में यारो पूछ चुका है एक बार। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या आपको पता था? याद रखना, एग्जाम में आ सकता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला कह रहा है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्ट एज पर फ्लैश मेमोरी, ठीक है। किसके मतलब फ्लैश मेमोरी के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत होगा? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस कार्य कर सकता है। यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है और यह कम शक्ति का उपयोग करता है। इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर इन डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा एंड लैपटॉप। फ्लैश मेमोरी बिल्कुल सही है। दिस वाइड हीटिंग रेंज -40 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 85 डिग्री सेंटीमीटर, यह भी सही हो जाएगा। इट इज़ मच चीपर देन अ नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ड्राइव, ये गलत हो जाएगा, है ना। महंगा होता है क्योंकि काफ़ी, और इट कंज्यूम लेस पावर, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है इसमें। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट डे कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। 467 के अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू स्पेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा। कौन सा? आर्यभट्ट था हमारा प्रथम उपग्रह। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। किसको कल्पना 1 नाम दिया गया भाई? इनसैट 1 है, मेटसेट, इनसैट 2 भी या अग्नि 2। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये है मेटसेट है। कौन है? मेटसेट। इसको कल्पना 1 नाम दिया गया, ठीक है। नया नाम कल्पना 1 दिया गया, मेटसेट को उपग्रह है ये। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ अ पीरियड। जो भू स्थिर उपग्रह का काल है वो क्या होता है भाई? है ना। तो जियो स्टेशनरी होती है, जैसे जैसे देखिए अर्थ सन का चक्कर लगाती रहती है, ये सैटेलाइट भी घूमती रहती है अर्थ के पास। 24 घंटे घूमती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगला, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने कैपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया क्या जानने के लिए? नासा यूएस स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च टेलीस्कोप नेम्ड कैपलर टू फाइंड डिस्टेंट स्टार्स, डिस्टेंट प्लैनेट, सैटेलाइट या अर्थ लाइक प्लैनेट। किसके लिए यूज़ हुआ था ये? पृथ्वी तुल्य ग्रहों के लिए इसने यूज़ करा कैपलर, जो एक अभिकरण था उसको, ठीक है। किसको? कैपलर को। अगला है इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वॉज लॉन्च फ्रॉम। भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कहाँ से छोड़ा गया है ये बताना है। बैकानूर से, कैप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से या श्रीहरिकोटा से। करंट अफेयर से लिंक सवाल था ये। बैकानूर से छोड़ा गया, और बैकानूर कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में शहर है बैकानूर, ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी में। 72 दोस्तों कुछ एरर है इसमें, बाद में देखते हैं, मतलब ये छोड़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था ये बताना है। इनसैट D जो है ये कब प्रक्षेपण इसका करा गया? 10 जून 1990 या 12 जून 1990, 13 जून 1990, 15 जून 1990। देखो सब है 1990 पर डेट एकदम एग्जैक्ट पूछ लिए, तो ये 12 जून 1990 को करा गया था। भारत ने, एक सेकंड छोटा कर देता हूँ, कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ABCD यानों बनाने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब जैसे PSLV,
ASLV, SLV और GSLV, है ना, कब क्या बनाया है, टाइम पीरियड बताने हैं। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड है जो आपको याद रखना है। PSLV 1993 में आया था, ASLV 1987 में आया, SLV 1979 में आया और GSLV 2001 में आया। तो आप इसके हिसाब से सही क्रोनोलॉजी यहाँ पे अपने हिसाब से मिला सकते हैं, ठीक है। ये टाइम याद रखिएगा, टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हसन में है जो अवस्थित है। इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज़ एट हसन विच इज़ लोकेटेड कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या कर्नाटक। तो ये कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः कहाँ संबंधित है। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट त्रिवेंद्रम इज मेनली कंसर्न्ड विथ रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रतिक्षेपण करने से, अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, या उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के निकाय में, ठीक है। तो इसका सही क्या होना चाहिए, रिसर्च इन प्रोपेलेंट्स फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, इसलिए यूज़ होता है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। इन चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होता है ना। तो इसका सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा। चलिए 470 कह रहा है, इसमें से वही असर्शन रीजन वाला सवाल है। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उत्तल बनाई जाती है और निचली सतह अवतल बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि शीर्ष भाग जो होता है टॉप पर, वो वायु प्रवाह की द्रुति गति कम होती है और इसलिए अधो भाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। इंग्लिश में देखते हैं। The upper surface of the wings of an aeroplane is made of convex and lower surface is concave because the air current at a top level has less velocity and thus less pressure at the bottom than at top। तो ये गलत हो जाएगा। लेस वेलोसिटी नहीं, ज़्यादा होती है वेलोसिटी यहाँ पे, तो प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है ना। तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, यानी पहला वाला सही है और आर फॉल्स है। अगला है द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन। ये बहुत न्यूज़ में सुनते हो गया, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को, नहीं एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश कर देता है, तो ब्लैक बॉक्स जो होता है ब्लैक बॉक्स नाम है, पर होता ही ऑरेंज कलर का है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब एक्सीडेंट होने वाला होता है ना, तो उसकी एंड टाइम की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। वो कभी टूटता नहीं है ना, वो नहीं ख़राब होता है चाहे जितना प्लेन क्रैश हो जाए। इसलिए प्लेन क्रैश के बाद लोग ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं। ब्लैक बॉक्स को फिर बहुत ही तगड़े मेटल से वो बना होता है, मैं मेटल का नाम भूल रहा हूँ, उसी से पता चलता है कि एंड टाइम में क्या हुआ था। 479 देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 274, नेम ऑफ द एलिमेंट। तो 7 2 9 4 13। अब 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, तो 13 एटॉमिक नंबर होता है किसका, सिलिकन का। किसका होता है, सिलिकन का। नहीं, पर यहाँ पे तो 2 7 4 दिया है, 2 8 10, 8 2 10, 4 14 दे दी है। आपने स्कूल में टाइम याद करोगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ऐसे कर। तो यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे 8 ही करो आप। 8 2 10 4 14 होता है सिलिकन का, क्योंकि 13 तो एल्यूमिनियम का हो जाता है। किसका हो जाता है, 13 एल्यूमिनियम का हो जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो इसलिए उसका हो जाता है 2 8 1 हो जाता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसका 2 8 2 हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम का तो 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 फिर 8 8 8 16 2 18 फिर 2, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट में बी सुइटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। निम्न में ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है, मार्स, बुध, वीनस या जुपिटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल या मार्स, ठीक है, मार्स ग्रह हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ सूटेबल यहीं पे हो सकती है इन ग्रहों में। और यहाँ वेडनेसडे की जगह आप मरकरी कर लीजिए, ठीक है। अगला है मेथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। मेथेन किसके वातावरण में मौजूद होती है, सन, मार्स, जुपिटर या दोनों, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेथेन किसके वातावरण में होती है, मेथेन होती है आपके मार्स में भी होती है और जुपिटर में भी होती है, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा इसका। चलिए 482 देखते हैं। कह रहा है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। इंग्लिश में अगर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जेट इंजन एंड रॉकेट। अ जेट इंजन यूज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसूटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। अ रॉकेट कैरी इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फ्रॉम फॉर्म एंड फ्यूल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें सही सिर्फ पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ पहला सही है। अगला देखते हैं 483 का कह रहे हैं जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। जेट एयरप्लेन फ्लाई विथ ईज इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, व्हाट कैन बी द स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस।
नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी हवाएं नहीं चलती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा? दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, लोअर जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें क्लाउड्स नहीं बनते हैं, वाटर वेपर नहीं होते और यहाँ पे हवा भी नहीं चलती, इसीलिए सूटेबल होता है जेट प्लेन उड़ाने के लिए। नहीं तो बर्न हो जाएगा अगर पार्टिकल्स होंगे ऐसे, तो क्योंकि इतनी स्पीड से चलता है जेट प्लेन। 484 कह रहा किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल जेट इंजन वर्क? रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या रैखिक संवेग संरक्षण पे काम करता है। 485 कह रहा है स्ट्रेटेलाइट क्या होता है भाई? स्ट्रेटेलाइट इज द समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत या शनि का प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ठीक है, ये होता है स्ट्रेटेलाइट। 486 कह रहे हैं थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा नोन एज अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन यूपी, बिहार, झारखंड या केरल? तो ये कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पे है ये आपको बताना होगा। चिलिका लेक के पास, पुलिकट लेक, महानदी या गोदावरी माउथ? बहुत ही आसान है दोस्तों, सुना भी होगा आपने, पुलिकट लेक में है श्रीहरिकोटा लेक, मतलब पुलिकट लेक के आसपास पड़ता है ये। है कहाँ श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? द क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन बोइंग, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल के रूप में या परमाणु भट्टी के रूप में? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्पेस शटल के रूप में, क्रायोजेनिक इंजन का यूज़। ठीक है, 489 निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजाइन या केरोसिन ऑयल? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। 490 कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है किस पे? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन या बर्नौली थ्योरम? किस पे काम करता है ये? मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम करता है रॉकेट, है ना। जो गति का तीसरा नियम भी है, एक्शन रिएक्शन और कंजर्वेशन और मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, 491 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा सही होगा ये बताना है इसमें आपको। रीसेट 2 उपग्रह कक्षा PSLV C12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। एक दूसरा उपग्रह अनुसैट VPSLV C12 द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। अनुसैट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है और रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है। वह देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। रीसेट सैटेलाइट वॉज पुट इन ऑर्बिट बाय PSLV C12 in April 2009 from Sriharikota. Another satellite ANUSAT was also put in orbit by the PSLV C12. This was built by Anna University Chennai. ANUSAT is an experimental communication satellite और RESAT 2 is surveillance satellite and can keep a watch on country's border. चारों ही बिल्कुल सही हैं इसके, कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेस सैटेलाइट? SLV-3, RSDM या IRS-1D या इनसैट 2D? देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, कौन सी रीजन में सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे नज़र बना के रखिएगा। तो इनमें से कौन स्पेस सैटेलाइट नहीं हो? SLV-3 जो है ये एक स्पेस सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये रॉकेट वगैरह के लिए यूज़ होती थी। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एजुकेशनल सर्विस सैटेलाइट इन स्पेस, EDUSAT. व्हेन वाज द सैटेलाइट लॉन्च? भारत ने EDUSAT को कब लॉन्च करा है? 20 सितंबर 2004 को करा था भारत ने EDUSAT को लॉन्च, है ना। तो ये पूछ लिया था, एग्जाम्पल है, देखिए मतलब PYQ है तो पूछ लिया होगा, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियाज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-8 वॉज लॉन्च ऑन May 21, 2011. भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को कहाँ छोड़ा गया? हसन से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से या तिरुवनंतपुरम से? ये कोरू से छोड़ा गया था। कहाँ से? कोरू से छोड़ा गया है। और ये कोरू है कहाँ? ये फ्रेंच गुयाना में। कहाँ पे है? जो फ्रेंच गुयाना है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे है कोरू। स्पेस स्टेशन भी है वहाँ पे, तो वहाँ से इसको छोड़ा गया था। चलिए 495 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? GSAT-10 को लॉन्च करा गया था। ठीक है, पुराना हो गया, अभी इतना रेलेवेंट नहीं रहा। करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करना है इस पर। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो है ना, तो जो मिसाइल्स न्यूज़ में उनको भी कवर करा करिए। नाग, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, इसमें कौन है? सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल। तो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है।
और वहीं अगर आकाश की बात करें, नामी से पता चल रहा है, तो ये सरफेस से एयर में, मतलब धरती से पृथ्वी मतलब हवा में मार करने वाली थी। और त्रिशूल ये भी आपकी कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और आपकी जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल थी। कैसी थी, एंटी टैंक, मतलब जिसको फायर एंड फॉरगेट बोल दो, सारी वेदर में मार सकते हो आप इसको कभी भी, ठीक है। एंटी टैंक है, मतलब धरती से मारा जाता है इसको भी। और पृथ्वी ये सरफेस से सरफेस की मिसाइल है, ये याद रखिएगा आप। 497 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। त्रिशूल सतह से सतह पर क्षेपास्त्र, यानी त्रिशूल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो अभी ऊपर बताया ना, नहीं। पृथ्वी सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये भी अभी ऊपर बताया नहीं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नाग एंटी टैंक मिसाइल, ये अभी बताया ना, बिल्कुल सही है। पिनाका लाइट कॉम्बेंट, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा गलत है इसमें अस्त्र मिसाइल के बारे में। इट इज़ एन एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, ये आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है, एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई। DRDO ने बनाया, ये भी सही है। टेस्ट फायर 2011 में हुई है चांदीपुर से। और चौथा कह रहे हैं, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एनिमी प्लेन अप टू डिस्टेंस 90 किलोमीटर, तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, ये गलत हो जाएगा। अगला है मिसाइल अस्त्र, क्या है भाई, लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर, वाटर टू लैंड, तो अभी ऊपर देख लिया हमने, एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी है अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 500। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। इनफैक्ट 82 इज इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। वायरस कैन नॉट रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। टाइफाई कंप्यूटर विषाणु है और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा गलत है, देखिए बहुत ही आसान है। अ वायरस कैन नॉट रिड्यूस इन्वायरमेंट, पर ये गलत है, वायरस कर सकता है। आप देखा ना कोविड में कितना पोल्यूशन कम हो भाई, सब लोग आइसोलेट हो गए, इसने एनर्जी की डिमांड को कम करा, कार्बन इमिशन भी कम हुआ, तो एक इनडायरेक्टली भले करता है, पर वायरस कार्बन इमिशन को कम कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करके टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और हमारा ROERO का कंप्लीट वीडियो कोर्स 800 रुपये का, आप उसको ले सकते हो। PCS का कंप्लीट 1600 रुपये का, उसको ले सकते हो, हमारी ऐप पे आपको ये मिल जाएगा।